हमारा जो आंगनबाड़ी विभाग है वो कहीं ना कहीं पहले तो पंजीरी वाला विभाग कहा जाता था। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण तो पहले से आज तक कभी भी बहुत मजबूत नहीं रहा। पहले देख लीजिए 2012 का इतिहास उठा के देखिए क्या स्थिति थी। आज तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। ये आज जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत साल पहले 2007 में जब नए नए विधायक बने थे तब विधानसभा में भी उठा था। तो हमने कहा इसमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। हमने आज तक अपने घर में कोई छोटा नौकर नहीं रखा। ये रनिया से मैथा जाने वाली सड़क जो ब्लॉक को बनाती थी मजबूती से, वो सड़क बनकर तैयार हुई। इससे पहले हमारी सड़क नहीं थी। अकबरपुर से रूरा की सड़क हमारी बनकर तैयार है। रूरा से सिवली कनेक्टिविटी बिल्कुल मजबूत हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्रेया ओमर और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ नेशन नाउ समाचार के खास कार्यक्रम जवाबदेही में। जवाबदेही एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम सत्ता से लेकर शासन तंत्र तक हर उस मुद्दे को उठाते हैं जिसे जनता को जानने का है पूरा हक। महिला एक शब्द नहीं, एक ताकत है और जब कोई महिला अपनी इस ताकत को सेवा, समर्पण और आम जनता की आवाज़ बनने में लगा देती है तो उसे हम नेतृत्व कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की 3 बार की विधायिका। पहली बार वो 2007 में चौबेपुर सीट से विधायक बनी और फिर लगातार 2 बार, पहले 2017 में फिर 2022 में लगातार अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक अहम विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। स्वागत करती हूँ आप सबके बीच हमारी प्रतिभा शुक्ला जी का। नमस्कार, मैं प्रतिभा शुक्ला। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और अभी आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और पूछिए भाई, वातावरण बहुत प्यारा है। तो मैम, बिना किसी देरी के हम अपनी इस जवाबदेही के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इसी में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी ये जो 9 साल की कार्यशैली रही है और इसमें जो आपका विभाग है महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार, इसकी आपके हिसाब से किस तरीके से तस्वीर बदली है? देखिए, वो 9 साल का जो कार्यकाल रहा, वो हम विधायकी का जो कार्यकाल अकबरपुर रनिया के लिए रहा, तो उसमें हम ये कहेंगे कि एक परिवार के तहत से हमने अपनी विधानसभा में कार्य किया। यहाँ के लोगों की हर मनोभावनाओं को समझने की कोशिश की और बिना किसी जातगत भेदभाव के इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ते मजबूत बनाते हुए कार्य किया गया है। तो ये है कि अकबरपुर विधानसभा हमारा परिवार जैसा है और यहाँ पर इस विधानसभा को हमने कभी राजनीति के एंगल से नहीं देखा, बल्कि ऐसे देखा कि लोकहित लोक कल्याण की भावना से जो हमें काम करने हैं उसमें एक कुटुंब बनाकर हम कार्य करें और राजनीति में कहीं ना कहीं एक नई मिसाल कायम करने का एक पूरा प्रयास रहा। और हम समझते हैं पारिवारिक दृष्टि से और भावात्मक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से हमारी विधानसभा बहुत सजी है, संवरी है, विकसित हुई है, व्यवस्थित हुई है। मैम, ये तो बात थी विधानसभा की, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है कहें महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार का, तो उसकी किस हिसाब से आपके अनुसार कैसी तस्वीर बदली है? पहले क्या कंडीशंस रहे हैं और अभी आप कैसे बताएंगे कि वो किस तरीके से बदली हैं? हमारा जो आंगनबाड़ी विभाग है वो कहीं ना कहीं पहले तो पंजीरी वाला विभाग कहा जाता था, लेकिन आज हमारे विभाग में हमारा जिस तरह से एक इमारत को बनाने के लिए नींव का ईंट मजबूत होना चाहिए, उसी तरह से हमारे विभाग में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक नई तरह की टेक्निक की कि उन्होंने प्री नर्सरी स्कूल के रूप में इसको चलाने की कोशिश की और चल भी रहा है। पहले तो केवल पंजीरी वाला विभाग था, लेकिन आज की डेट में वो हमारा पढ़ाई वाला विद्यालय है, संस्कार शाला है, संस्कार देने की बात है, बच्चों को उनका जीके बढ़ाने की बात है, उनके अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की बात है। उसमें काफ़ी हद तक सहायक हुई हमारी आंगनबाड़ी बहन और जिन्होंने एक अथक मेहनत और प्रयास करके स्कूल को एक गति दी है और हमारी अब संस्कार शाला के रूप में स्कूल चल रहे हैं। जी मैम, लेकिन अगर हम कहें तो आज भी हम अक्सर ऐसे वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें आंगनवाड़ी में बच्चों को दाल, पानी की तरह दाल मिल रही होती है या खाने में कीड़े होते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगी? ना ही कहीं खाने में कीड़े, ना ही दाल मिल रही है। जो वितरण है, जो हमारी दाल का वितरण है, वो तो दिया जाता है, महीने में 1 बार दिया जाता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बच्चों को गर्म भोजन मिलेगा, तो वो जो हमारा सरकारी स्कूल में भोजन बनता है वही भोजन हमारे आंगनबाड़ी बच्चों को दिया जाता है। अलग से कोई भोजन व्यवस्था के लिए नहीं कहा गया है कि आप आंगनबाड़ी का अलग से बनाएंगे। उसी के साथ हमारे विभाग के पैसे जोड़कर
उसमें भोजन का वितरण किया जाता है। दूसरा ये कि मेन हम लोगों ने प्राथमिकता दी है बच्चों की संस्कारशाला पे। हमारे तरह तरह के सुंदर खिलौने हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, कलर नेम सिखाए जाते हैं और उनको अपने माता पिता का नाम सिखाया जाता है, उनको संस्कार दिए जाते हैं। सुबह से उठकर किस तरह से आप अपना पूरा दिनचर्या को करेंगे। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बिल्कुल वैसे ही सिखाती जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान जी को सिखाया करती थी। माँ यशोदा का नाम दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ी बहन को। बिल्कुल मैम, अब बात करते हैं महिला कल्याण की। तो अक्सर हम और हमारे पास जो लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है उसमें दिख रहा है कि लगातार जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो लगातार 5 सालों से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 पे रहा है। नहीं, नंबर 1 पे कहीं नहीं है। पहले देख लीजिए 2012 का इतिहास उठा के देखिए क्या स्थिति थी। आज तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। अब तो किसी भी थाने में मुकदमा लिखा जाता है, अब तो कहा जाता है लड़कियों की तरह बिल्कुल नजर उठा के मत देखो, एटम बम है ये तो कह दिया जा रहा है। लेकिन हम अक्सर अभी भी हम देखते हैं ना कि कितने क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए समाज के ऊपर है, इसमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि जो हमारी भारतीय परंपरा रही है उसमें हमारा पहले एक परिवार के जैसा गांव को देखा जाता था। गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी। वो संस्कार जो विलुप्त हो रहे हैं उनको जागृत करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारा चिर सनातन धर्म फिर से जागृत हो जाए और समाज के हर व्यक्ति कहीं भी कोई बुरी नज़र से देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अपराध होने वाला है, हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए उस भारतीय रीत के अनुसार जो पहले प्राचीनतम में थी। आज भी उसको जगाने की आवश्यकता है। क्राइम तभी समाप्त होगा जब समाज इसको लोकहित और जन जागरण में शामिल कर लेगा कि हमें अभी किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होने देना है। हर व्यक्ति को, चाहे घरेलू हिंसा की बात हो चाहे क्राइम की बात हो, और हम करें स्कॉट हमारे लगा के मुख्यमंत्री जी ने तो लड़कियों के लिए रोमियो स्कॉट लगा के काफ़ी इसमें रोक करने की बात कही है। हर लड़की 18 नंबर पे हमारी फ़ोन कर सकती है, कोई भी दुर्घटना होती है उसको जागरण है। साथ साथ स्कूलों में भी जागरण है। किशोरी मंच के माध्यम से भी लड़कियों को जागृत करने का काम किया गया है जिससे कि हमारी लड़कियां जागृत हो जाएं और उत्तम चरित्र की शिक्षा के लिए भी बहुत जागरण हो रहे हैं। हमारी महिला कल्याण विभाग से बेटियों को अनुशासित करने की बात भी कही गई, लेकिन इसमें माँ बाप की और माँ की बहुत अहम भूमिका है। माँ जब तक नहीं जानेगी कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, मोबाइल पे किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, ये पेरेंट्स को देखने की बहुत आवश्यकता है। इस समाज से क्राइम हटाना है तो पेरेंट्स को पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके अनुपालन में माँ बाप का ये सहयोग रहेगा और गांव के हर व्यक्ति का सहयोग रहेगा, शहर के हर व्यक्ति का सहयोग रहेगा, तब ही हमारे सही तरह से समाज की तस्वीर निकल कर आगे आएगी। और हम ये देखते हैं कि अपराध हो रहे हैं तो उसमें यदि स्कूटर से लोग निकल रहे हैं तो कह रहे मुझे क्या करना, निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी रोक कर आपको बात करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए, तुरंत मदद करनी चाहिए। तो मैम अक्सर हम ये भी तो सुनते हैं जैसे कोई मदद कर रहा है तो वो इस डर से मदद नहीं करता है कि उसको पुलिस केस में मतलब उसको पुलिस थाने के चक्कर ना लगाने पड़े। मदद करने वाले के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था इनाम भी दिया जाएगा, और ये एक्सीडेंट में कोई मतलब व्यक्ति को पहुंचाता है हॉस्पिटल तो उसको भी पुरस्कृत करने की बात कही गई थी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई भी केस किया जाएगा। तो इसलिए मदद में सबको आगे आना चाहिए। और ये हम सामाजिक तरफ से हम कहेंगे एक नियम भी है, इंसानियत का भी नियम है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो हम सहर्ष खड़े हो जाएं। एक विधायक, एक प्रधान, एक चेयरमैन, एक ब्लॉक प्रमुख से काम नहीं बनता, एक सांसद से काम नहीं बनेगा। समाज में ये जन जागरण होना चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति में ये जन जागरण था पहले। आज कहीं ना कहीं थोड़ी जो कमी आई है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो बिल्कुल इस तरह से बना दिए हैं कि जिसमें हर व्यक्ति फंस सकता है। लेकिन उस कानून को जानने के लिए बेटियों को जागरण होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। मैम ये भी एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि लोगों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन लोग किस प्रकार से जागरूक हों? क्योंकि स्कूल में हमें शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, इस तरीके की शिक्षा नहीं दी जा रही है। लड़कियों को किशोरी मंच के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। विवेकानंद जैसे हमारे लोग जो धर्मगुरु हैं, आचार विचार संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जो ग्लैमर है, जो नारी शक्ति मिशन और सशक्तिकरण की बात है, फिर आपको इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं
कि बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए, बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया, बहुत सारा घूम लिया और हम बहुत स्मार्ट हो गए, अब कोई काम नहीं करेंगे। सशक्त वो होता है जो सही समय पर सही डिसीजन ले, और सही डिसीजन लेने वाले ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, समाज में निर्माण कर सकता है। सबसे ज़्यादा उत्तम चरित्र की बहुत ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करने की आज आवश्यकता है। हमें किसी ग्लैमर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हम चैनल के माध्यम से हर बेटियों से कहेंगे, पहला सुख है कि आपको आपके नाम की पहचान हो, चाहे पहचान छोटी क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके नाम से जाना जाए। आप पढ़ लिख कर आत्मबल के साथ, स्वावलंबन के साथ खड़े हों, फिर आगे बढ़ें। सरकार हर कदम पे आपकी मदद कर रही है, चाहे व्यापार करने की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, बेटी बचाओ के माध्यम से, चाहे सुमंगला के माध्यम से, सुमंगला योजना के माध्यम से, और चाहे बाल सेवा योजना के माध्यम से। हमारे यहाँ सरकार ने हर समय मदद करने की बात की है, साथ ही साथ अब प्रोत्साहन भी दिया है कि बेटियों को अब की बार जो टॉप करेगा स्कूटी भी मिलेगी। और हमारी सरकार मोबाइल भी दे रही है बच्चों को। डिग्री सेक्शन में जा रहे हैं, सेवानियोजन पोर्टल से फेयर नौकरियां लग रही हैं। अब कोई सिफारिश का ज़माना चला गया। हमारे विभाग में, आंगनबाड़ी विभाग में फेयर एकदम तरह से सारे आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती हुई है। कहीं कोई सिफारिश काउंट नहीं करती। जो फर्स्ट है, जो हाईएस्ट नंबर पे है, पहले उसको लिया जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंडरी लिया जाएगा। कोई सिफारिश कहीं भी काउंट नहीं करेगी, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई उसका मतलब नहीं। जी मैम, पर हमने, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जो 2024-25 में लागू करी गई थी, उसमें बताया गया कि हमारे देश भर में 27,000 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए और उसमें 53,000 से ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। उसमें 3800 बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के भी थे। सरकार के इतने सख्त कानून होने के बावजूद आज भी हम अक्सर ढाबों पे देखते हैं एक छोटू ज़रूर काम कर रहा होता है, और वो छोटू कोई और नहीं, एक नाबालिग बच्चा जिसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है। तो देखिए, ये आज जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत साल पहले 2007 में जब नए नए विधायक बने थे तब विधानसभा में भी उठा था। तो हमने कहा इसमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। हमने आज तक अपने घर में कोई छोटा नौकर नहीं रखा, किसी बच्चे को नौकर नहीं रखा। पर मैम जो रख रहे हैं उसके लिए क्या? तो इसके लिए सरकार कदम उठा रही है और उसको जेल का रास्ता दिखा रही है। हर जगह छापे पड़ रहे हैं और बच्चों को बाल श्रम से रोका जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय बज रहे हैं। ऐसे बच्चों को, श्रमिकों को पढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा है। साथ ही महिला कल्याण विभाग से मंदिर के पास यदि भीख मांगता कोई बच्चा दिखता है या कहीं भी उसका कोई शोषण है, किसी ढाबे पे है, तो ऐसे बच्चों को ले जाकर पढ़ाई की सुंदर व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा प्रबंध है और ये विभाग उस पर जाकर काम भी करता है। हफ्ते और महीने में इसको पूरी तरह से एक नियमावली बनी है कि जाके आप अपने टूर के साथ ऐसे बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में भेजें, श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में भेजें। और जगह जगह हमारे विद्यालय खुले हुए हैं, उनकी फ़ीस माफ़ है, कोई फ़ीस नहीं है, रहने खाने का खर्चा सब पूरा फ्री आ रहा है। तो ऐसे में हम ऐसी सेवाएँ क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें हमें बच्चों को काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैम, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं उस बारे में। तो जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ऐसे क्या ठोस कदम उठा रही है जिससे आम जनता जो है वो जागरूक बन पाए? महिला कल्याण विभाग की तरफ से हमारे चौपाल के माध्यम से हम सभी लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं इसका जागरण करते हैं और काफ़ी जागरण काफ़ी हद तक भी हुआ है। एक टूर भी लगता है जो श्रम विभाग और महिला कल्याण विभाग हमारा जाता है और साथ ही साथ में बच्चों के अंदर एक जागरण पैदा करता है। वो भी दिखाते हैं कि कहीं कोई बच्चा पढ़ा है तो हम उसको उठाकर अटल आवासीय विद्यालय में भर्ती करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए महीने में 2 टूर तो लगते ही लगते हैं, जिसका उनको भत्ता मिलता है बाकायदा और सरकार में दिखाया जाता है। हम लोग जब भी जाते हैं जब चेकिंग करने के लिए तो इसमें ज़रूर पूछते हैं कि अब की बार इस महीने में आपने कितने बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया, कितने बच्चों को, लेबरों के बच्चों को पढ़ाया। तो जागरण सरकार तो कर रही है, लेकिन उन नियमों को जनता तक लाने के लिए हर व्यक्ति की पहल की आवश्यकता है, एक जागरण की आवश्यकता है। जगह जगह हमारे होल्डिंग्स लग रहे हैं महिला कल्याण विभाग के, जिस पर काम हो रहा है। सरकार इसके लिए अलग से पैसा देती है। प्रचार प्रसार के लिए जो ब्लॉक में, आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे हमारी होल्डिंग्स लगाए जाएँ और उस पर काम किया जा सके। तो सरकार द्वारा तो कार्य हो रहे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर सुधार है और हम समझते हैं आने वाले समय में और सुधार हो जाएंगे। पहले तो इस विभाग को पंजीरी वाला विभाग माना जाता था, वो पंजीरी जो जानवर खाया करते थे, लेकिन आज आंगनबाड़ी की पहचान प्री नर्सरी स्कूल के रूप में हो रही है। और हमारी सहायिका बहुत पढ़ी लिखी है। अभी हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं कानपुर नगर में, तो
बीएड लड़कियां सहायिका पे आ रही हैं। अब सहायिका पे ऐसी लड़कियां हैं तो बच्चों को कुछ तो नया सिखाएंगी ही ना, कुछ तो नया देने का काम ही करेंगी। तो हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक सुधार हो रहे हैं। आपकी बार का मॉडल हमारा आंगनबाड़ी का 30 लाख रुपया उसके विभाग द्वारा अनुमन्य है और सुंदर सा आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। साथ ही सारी पूरी सुविधा, सुंदर सा पेय व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, बच्चों के हिसाब से खेल कूद की व्यवस्था, डाइनिंग टेबल की व्यवस्था के साथ सुंदर से एक संरचना जो मॉडल अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास किया है, ऐसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी विभाग बनाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी हमने आग्रह किया कि कम से कम 10 आंगनबाड़ी हमारे नए मॉडल आंगनबाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चे जा सके, गरीब का बच्चा भी नर्सरी स्कूल का मज़ा ले सके। तो इसके लिए भी ये कदम बहुत सराहनीय प्रयास है। जैसा कि हम सब ने सुना, ग्राउंड पर कुछ बेटरमेंट भी हुआ है और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। और जब हम ग्राउंड चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया हमारे सामने आता है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट और बेसिक वुमेन हाइजीन का। मैम, हाल ही में आई UDI-SC+ की रिपोर्ट में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो किशोरियां हैं उनका स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट रेट बहुत हद तक कम हुआ है। पहले माना जाता था कि जैसे ही लड़कियों को पीरियड्स आ जाते थे वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देती थी, लेकिन अब आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे ये ड्रॉप आउट रेट इतना कम हो गया है? नहीं, देखिए, सरकार ने तो उनको एक जागरण भी दिया है, साथ ही साथ सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी की है स्कूलों में और विटामिन की गोलियां भी किशोरियों को दी हैं जिससे हमारी किशोरियां सशक्त हों, अपना पूरा ध्यान रख सकें। और किशोरी मंच के माध्यम से उनको पूरी सावधानी बरतने के लिए भी प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं जी। तो ये हमारा महिला कल्याण विभाग करता है जी, तो इसलिए उनको एक जागरण तो है ही। स्कूल और शिक्षा के बाद जो एक अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण लड़कियों महिलाओं के लिए बना हुआ है वो है आर्थिक सशक्तिकरण। आज भी हम ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण उतना इजी नहीं है जितना कि मर्दों के लिए या जितना कि पुरुषों के लिए है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण तो पहले से आज तक कभी भी बहुत मजबूत नहीं रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वावलंबन के नारी को समूह के माध्यम से स्वावलंबन देने की कोशिश भी की है। जो किशोरियां हैं उनके लिए अपने व्यापार के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया है कि आप अपना काम शुरू करें, छोटा काम हो, कल को आगे वो बड़ा एक कार्य रूप में परिणत हो जाएगा। और साथ ही साथ मार्केट देने की बात कही है। तो जो हमारा बेटियां हैं वो पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए तभी हम कहेंगे कि आगे कोई कदम उठाएं। ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव पे जाने से पहले आप आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में आ जाएं। आर्थिक रूप से जब महसूस करेंगे स्वावलंबन, आपके अंदर एक मजबूती आएगी तो आप आत्मबल से एक सही निर्णय भी कर सकती हैं। बिल्कुल। तो पहले बेटियों को आर्थिक पहलू को देखते हुए अपने काम को शुरू करने के लिए छोटे व्यापार को शुरू करें, लेकिन अपने काम को ज़रूर शुरू करें। हमारा सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है। तो इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेटा हो या बेटी उसको स्वरोजगार देने की पूरी व्यवस्था है और 5 लाख का लोन है जिस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है। जब आप उसको पे करते हैं तो उसके बाद आपको कोई ब्याज नहीं देना होता। विश्वकर्मा योजना के द्वारा जो हमारी गरीब बेटियां हैं वो भी अपने हुनर को निखार सकती हैं, जैसे सिलाई का काम है, पार्लर का काम है या अपने अचार मुरब्बे का काम है। इसमें भी विश्वकर्मा योजना में इसको इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है, सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आप अपने काम को प्रारंभ कर सकते हैं। तो सरकार ने ये कदम उठाए हैं जो गांव-गांव में समूह के माध्यम से, हर गांव में 50 समूह हैं, 40 समूह हैं, एक में 12-12 लोग हैं। ऐसे समूह की महिलाएं हमारी सशक्त हैं और वो कह रही हैं कि हम चौके से चौपाल पे आई हैं, अब हम अपने सारे डिसीजन खुद कर सकती हैं। और बेटियों के लिए भी ये कहेंगे कि पहले आप अपने आर्थिक रूप से स्वयं अपनी पहचान बनाएं, अपनी मजबूती करें, क्योंकि यदि आपके पास अर्थ है तो सब कुछ है, अर्थ नहीं तो कुछ नहीं। स्वावलंबन यही कहा जा रहा है और सरकार स्वावलंबन पर ही बात कर रही है कि हमारी महिलाएं सशक्त हों, स्वावलंबी हो और साथ ही साथ स्वस्थ रहें। तो ये तीनों चीज़ें पहलों में मिशन शक्ति जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और जो प्रधानमंत्री जी ने अभी नारी वंदन अधिनियम पारित किया है, जो जिसको हमारे विपक्षियों ने चालू नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं इस बिल को गिरा दिया है, अपनी सहमत नहीं प्रदान किए, तो हम उसमें कहेंगे कि नारी सशक्तिकरण में उनका कभी मन ही नहीं था। वो हमेशा से चाह रहे थे कि नारी हमेशा दास्ता की बेड़ी में ग्रसित रहे। समाज का आधा अंग जब दास्ता में रहेगा तो समाज कभी विकसित हो ही नहीं सकता है। मैम, अब हम बात करते हैं
अपने क्षेत्र की, उस क्षेत्र की जिसने आपको ये राजनीतिक ताकत दी, हमारे अपने कानपुर देहात की। तो मैम इन 9 साल में आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कानपुर देहात में जैसे अकबरपुर रनिया विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए, सड़कें तो हमारी सबसे पहले देखिए मैथा से रनिया से मैथा जाने वाली सड़क जो ब्लॉक को बनाती थी मजबूती से, वो सड़क बनकर तैयार हुई। इससे पहले हमारी सड़क नहीं थी। अकबरपुर से रूरा की सड़क हमारी बनकर तैयार है। रूरा से सिवली कनेक्टिविटी बिल्कुल मजबूत हुई है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में हम लोग सड़क से आए हैं जो तिगाई से जा रही रोशन हो। अब कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से हम आवागमन में कहीं कोई बाधित हो। सीसी रोडें बढ़िया सी बनी हुई है। हमारे यहाँ कानपुर में यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, इन 10 सालों में ही कानपुर देहात को एक बढ़िया उपलब्धि मिली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बना रनिया में, जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। मैथा तहसील बनी, ये बड़ी उपलब्धि थी जो हमारी मतलब। और दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटन विभाग की तरफ से हमारे यहाँ शोभन मंदिर को विकसित करने का काम किया गया। जो शोभन मंदिर सभी जगह फेमस है, तो उसमें प्रतीक्षालय एक बनाया गया। ऑलरेडी वो विकसित है, शोभन सरकार की कृपा है सभी। लेकिन हम ये कहेंगे कि फिर भी वहाँ पर भी एक प्रतीक्षालय बनाने का निर्माण किया गया। अभी लेटेस्ट में हमारा रूरा में जो मंदिर पाथा माई मंदिर का विकास हो रहा 2 करोड़ से। रनिया में भी हमारा टाउन एरिया बना और रनिया में बढ़िया सड़कें भी बन रही हैं और ड्रेनेज के लिए भी 2 करोड़ रुपया आया है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को पूरा 5 करोड़ रुपया मिला है जो बढ़िया सीसी रोडों का निर्माण, 10 बढ़िया सीसी रोडें बन रही हैं, जिसमें हमारी प्रतापपुर की रोड है, हमारा तिगाई वाला रोशन वाला रोड है जो अभी लेटेस्ट में बनकर तैयार हो रहा है, मड़ौली वाला रोड है, जयपालपुर का रोड है। तो ये जो और जगह जगह हमारे द्वार भी बन के तैयार हुए हैं। मैथा में थाना बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि थाने तो एक मतलब मॉडर्न थाना बन रहा है। हायर स्टेशन अभी हमारा पास हो गया है मैथा में, सिवली में जो अति शीघ्र बनने वाला है। अटल आवासीय विद्यालय हमारा अभी बनकर पास हुआ है, मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय, जिसके अंतर्गत अभी बच्चों के लिए वो अतिशीघ्र काम शुरू हो रहा है। शिवली के पास हमारी CSC पास हो गई है, वो भी बन के तैयार हो गई है। और पूर्णतः से हम ये कहेंगे रूरा का हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारी सड़कों का जाल है, और अकबरपुर में तो हम लोगों ने पिछली बार 5 साल में बहुत सारा विकास का धन लेकर आए, जिससे कि हर सड़क को जो का एक विस्तार किया गया था, हर सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है, हर जितने भी हमारे मजरे हैं सभी में पूरा विद्युतीकरण कर दिया गया। शायद ही कोई ऐसा जहाँ कहीं टूटे हों, उन मजरों में भी काम हुआ है हमारे यहाँ। साथ ही साथ पानी की टंकियाँ, नल से जल की योजना के अंतर्गत पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है। काम की दिशा कितना बताएं, ये तो हमारा मोटा काम है। अभी हमारे नए लेटेस्ट 2-3 काम प्रस्तावित हैं जो अभी आने वाले समय में हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमारा पहुल माता का मंदिर में जो पुल बनना था वो भी पास हो चुका है, जिससे कि हमारे लोगों को तैर के नहीं आना पड़ेगा, सीधे चल के आ जाएंगे आराम से। कदम पुलिया बनकर तैयार हो रही है। तो जो विकास की गति बहुत तेज़ हुई है कहीं भी। और हम समझते शुक्लन तालाब जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, इसको भी आधुनिकीकरण रूप दिया गया है, क्योंकि ये पुराना था और इसको विकास करके थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा तोड़ तो सकते नहीं, नया निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है एक सुंदर व्यवस्थित गति देने का काम भी पिछली बार भी किया गया और अब की बार भी इसको और संवारा गया है। आने वाले समय में और भी, पहले पूरा तालाब की सफाई हुई, फिर विकसित किया गया। तो ये कहेंगे कि कानपुर देहात अपने आप में एक नई व्यवस्थाओं को लेकर निखर कर सामने आएगा। साथ ही साथ हमारा कुछ एरिया ऐसा है जिसको हमारे नगर के साथ जोड़ दिया गया है और जिससे कि हमारा उसमें पूर्ण विकास कर दिया जाएगा। और तो इसलिए हमारे कानपुर देहात में काफ़ी 10 सालों में इतना काम हुआ, गांव-गांव में विकास हुआ, पंचायत भवन बने हैं, शौचालय पूर्णतः हमारे ODF हो गए हैं, हमारे गांव के संपर्क मार्ग बन चुके हैं और साथ ही साथ अंत्येष्टि स्थल बन चुके हैं। गांव तालाबों का सुंदरीकरण किया गया है, वृक्षारोपण किया गया, क्या चीज़ें ना गिनाए। आंगनबाड़ी भवन हमारे बन के तैयार हुए, 156 बन के नए तैयार हुए कानपुर देहात में। और अभी हमारे नए लेटेस्ट आंगनबाड़ी भवन आ रहे हैं। हमारा बाल गृह बन रहा है माती के पास, जो अभी नया निर्माण पास हो गया है, तुरंत बन के तैयार हो रहा है। तो कानपुर विकास की गति जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी योगी जी ने, मोदी जी ने किया,
वो प्रयास बहुत सराहनीय, लगातार विस्तार और गति विकास की तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। पहले तो कहाँ विकास था, जब हम लोग आए थे तब तो कुछ भी विकास नहीं था, और जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है 10 सालों में विकास चरम सीमा पे है। आने वाले समय पे मुख्यमंत्री जी लगातार विकास की गति देते आ रहे हैं। सबसे बड़ा विकास तो सशक्तिकरण का है, महिलाओं का, जो समूह के माध्यम से हर गांव में महिलाएं काम अपना कर रही हैं, अपने माल को बना रही हैं, मार्केट में बेच रही हैं। अब तो गवर्नमेंट मार्केट में उनको मार्केट भी दे रही है। मान लो अगरबत्ती बनाई आपने और उसको मार्केट नहीं मिला तो गवर्नमेंट उसकी मदद, आपकी मदद करेगी। तो हमारी बेटियों के अंदर जो एक भाव जगा है आगे बढ़ने का और संवरने का, कानपुर देहात में अच्छी तरह देखने को मिलता है। और यहाँ की महिलाएं तो बहुत सशक्त हो चुकी हैं। हम तो जब गए तो मीडिया वाले ने कहा कहाँ से आप हैं, हमने कहा कानपुर देहात से। उन्होंने सोचा देहात शब्द लग के कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब उन्होंने बातचीत की तो उनको लगा नहीं कहीं से कोई देहात है। तो हम समझते हैं यहाँ की नारियाँ बहुत सशक्त हैं, नंबर 1 पे हैं, और आने वाले समय में और गति आगे बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा तो अच्छा हमारा यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, बहुत सारी नई फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जिससे कि विकास और उद्योगों को भी गति मिल रही है। तो हम समझते हैं कि कानपुर देहात अपना नंबर 1 कायम कर लेगा आगे आने वाले समय पे। यदि इसी तरह विकास की गति आगे बढ़ती रहे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात प्रेम और सौहार्द है। आपस में कितना भी लड़ें, लड़ने का अवसर आता है तो हम सब एक हैं, कहीं भी कोई लड़ाई की बात नहीं आती। तो हम अपने सरकार का, अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कानपुर देहात को बहुत अच्छे उपहार दिए। उनका हृदय से कोट कोट धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की मिनिस्टर प्रतिभा शुक्ला। नेता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, लेकिन जब सवाल जनता के हक का होगा तो सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाबदेही भी तय करनी होगी। मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। नमस्कार।